इट डजेंट मैटर वट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स वट यू आर डूइंग। कि ये चीज़ या ये बात मायने नहीं रखती है कि और लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मायने ये चीज़ रखती है कि आप क्या कर रहे हैं। ये कोट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की डेट में बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने खुद भी ये चीज़ फील की होगी कि आप अपना तो जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप मतलब ध्यान नहीं देते। ठीक है, वो तो जो कर रहे हैं वो ठीक ही है, चल रही है चीज़। लेकिन आपको इस बात की कंसर्न बहुत ज़्यादा होती है कि आपका कोई फ्रेंड है ना, या जो भी है, कोई साथी है, तो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, ठीक है, या वो क्या पढ़ रही है। ठीक है, उसके अगर जैसे आपने मान लीजिए किसी कोचिंग वगैरह में आप साथ जाते हैं, या आपने कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पर कोई टेस्ट हो रहा है, तो उसके इस टेस्ट में इतने नंबर आए, है ना, उसके इस टेस्ट में मुझसे ज़्यादा आ गए, उसने ये आंसर बड़ा बढ़िया लिख दिया, उसको सर ने ये बोल दिया, ये कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होंगी कि ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उससे आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बल्कि अगर आप दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि दूसरे व्यक्ति क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, अगर आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आपकी जो लाइफ है, या जो आपकी मैं कहूँगा तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट ही करेगी, कहीं ना कहीं वो उसमें गिरावट ही आएगी। तो इसलिए बेटर ये है कि सामने वाला या आपका जो भी दोस्त है, साथी है, जो भी है, वो कुछ भी कर रहा हो उसको करने दें, उसके हिसाब से। आप अपने हिसाब से जो है वो एक प्लानिंग बना के, शेड्यूल बना के खुद से चीज़ें करते रहें। क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिजल्ट उस चीज़ का मिलेगा जो एफर्ट आप कर रहे हैं। ठीक है, कोई दूसरा कुछ कर रहा है, तो अगर वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, तो उसका रिजल्ट अच्छा या बुरा सिर्फ उसके लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी का मान लीजिए कुछ अच्छा नहीं भी हुआ, तो उसके बदले में ऐसा नहीं होगा कि आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। आपका अच्छा या बुरा सिर्फ उस चीज़ पर डिपेंड करेगा जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि ये बात मायने नहीं रखती है कि और लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मायने ये रखता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ इस खासकर इस मामले में, है ना, पढ़ाई वगैरह के मामले में, कंपटीशन में, तैयारी के मामले में अपने ऊपर जो है वो फोकस करें, अपनी एक्शंस के ऊपर फोकस करें कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं पर अगर आप किसी चीज़ में लैग कर रहे हैं, कुछ कमी आपकी तरफ से रह रही है ना, कुछ चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रही है, तो उस चीज़ को आप फिगर आउट करने की कोशिश करें कि ऐसी दिक्कतें, ऐसी समस्याएं, ऐसी तकलीफ़ें मेरे साथ क्यों आ रही हैं, उनको फिगर आउट करने की कोशिश करें। वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, रादर देन ये सोचने की यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है ना, या इसने मेरे से बेटर कर लिया या उसने मेरे से बेटर कर लिया, ये चीज़ें नहीं करें। ठीक है, चलिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 6 सितंबर 2024, फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले एज़ यूजुअल मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा कि हमारा सी सेट का जो लाइव कोर्स है, जो लाइव क्लासेस हैं, ये 5 अक्टूबर से शुरू होंगी। इसमें एनरोलमेंट जो है वो 20 सितंबर को क्लोज़ हो जाएगा। और इसमें हम लोग सी सेट के जो तीनों ही सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों ही सेक्शंस को, इन तीनों ही पोर्शंस को बहुत डिटेल में लेके चलेंगे। और कम से कम इतना हम लोग डेफिनेटली प्रिपेयर करेंगे कि आपके सी सेट में 100+ मार्क्स जो हैं वो आराम से आ जाए। ठीक है, क्योंकि सी सेट का पेपर आपको पता है कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ओनली 66 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं आउट ऑफ 200। बट हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल करेगा, कि एटलीस्ट आपके 100+ हो। यानी कि 66 का जो वो एक लिमिट है, उस लिमिट को आप बड़े आसानी से क्रैक कर लें, क्लियर कर लें। ठीक है, ताकि सी सेट की कोई टेंशन ही ना हो। तो इस तरीके का हम लोग यहाँ पर जो है वो इस तरीके से इस कोर्स को लेके चलेंगे। एंड इट इज़ अवेलेबल ओनली एट 999, सिर्फ 999 में हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी फीचर्स के लिए या बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं। और वहीं से आप उसमें एनरोल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक फ़ीचर हम लोग और ऐड करने की जो है वो
मतलब ऐड करेंगे, और वो ये रहेगा जो अभी यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, बट आई विल ऐड इट अप। और वो ये है कि आपको इसके साथ मतलब जो भी ये कोर्स में एनरोल करेगा उनको 5 सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट जो है वो भी मिलेंगे। ठीक है, 5 सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट जो इस कोर्स को एनरोल करेगा उसको इस कोर्स के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, और बहुत जल्द हमारी अगले साल की यानी कि 2025 के प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी लॉन्च होने वाली है। कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड तक, ठीक है, या बहुत जल्द हम लोग उसको भी लॉन्च कर देंगे। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो तैयार रहिएगा, और क्योंकि शुरुआत में प्राइस कम रहता है तो आप जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इस कोर्स में अगर चाहें तो एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि ओनली 50 स्टूडेंट जो है वो लिए जाएंगे एक बैच में, और बैच 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 20 सितंबर को इसका एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नीचे मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाके आप इसकी बाकी डिटेल्स जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर एनरोल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई तकलीफ़ है, कोई डाउट है किसी भी तरीके का, तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से जो भी हो सके, जितना भी हो सके, ठीक है, मैं कोई अमाउंट आपको नहीं बता रहा हूँ, जितना भी आपको लगे ठीक है, आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, सो दैट कि अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो थोड़ा सा हमारी हेल्प होगी, एंड दीज सेशंस विल गो लॉन्ग वे। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक हम इन सेशंस को यूट्यूब पर इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोगों का साथ और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर पर चलेंगे, और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर अगर हम लोग नज़र डालें तो फ्रंट पेज पर यहाँ पर लिखा गया है, आई होप आपको ये दिख रहा है, इसमें लिखा गया है कि हाउस पैनल इंक्लूड्स सेबी रिव्यू इन एजेंडा एंड लाइकली टू समन बुच। तो बेसिकली यहाँ पर हाउस पैनल यानी कि पार्लियामेंट का जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बेसिकली मेन काम ये होता है कि जो सरकार की एक्सपेंडिंग है, मतलब सरकार जो खर्चा करती है उसको ऑडिट वगैरह करने का काम इसका रहता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। लेकिन इसने ये कहा है कि इस साल का जो इसका एजेंडा रहेगा उसमें ये सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करेंगे। और वो आपको पता ही है कि सेबी की जो ये हैं चीफ हैं, चेयरपर्सन है, दैट इज़ माधवीपुरी बुच। ये अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये एक मतलब चर्चा में बनी हुई थी, और विपक्ष जो है वो मांग कर रहा था, है ना, कि इस पूरे के पूरे मामले की या जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो भी एक्विजिशंस लगे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। तो उसको लेकर यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो अपने एजेंडे में उन्होंने ये रखा है कि सेबी की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो माधवीपुरी बुच को समन भी किया जा सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पर एक रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट क्या है वैसे, मतलब एक स्टडी है, प्राइवेट स्टडी है, उसमें ये लिखा गया है कि स्वच्छ भारत जो योजना या स्वच्छ भारत जो अभियान था जो 2014 में शुरू हुआ था, उसकी वजह से लगभग 60,000 इन्फेंट डेथ्स हर साल होने से बची हैं, ऐसा इस स्टडी में पाया गया है। बट ये स्टडी को मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये प्राइवेट स्टडी है। ठीक है, मतलब कोई सरकार की तरफ से कोई स्टडी नहीं कराई गई है, एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई रिपोर्ट वगैरह कहीं से आई हो। ये कुछ लोगों ने, जैसे होता है ना कि कोई रिसर्च वगैरह करते हैं, तो वो रिसर्च का रिजल्ट है ये। तो एज सच मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इसको आपको चलो आर्टिकल के रूप में शेयर कर दूंगा, एक बार आप रीड कर लेना जस्ट। ठीक है, आसान भाषा में लिखा गया है, एक बार थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक इमेज दी गई है। ये आपको पता है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो ब्रुनई की यात्रा के बाद सिंगापुर की यात्रा में थे, और यहाँ पर बेसिकली भारत और सिंगापुर के बीच में कुछ MOU साइन किए गए हैं, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, है ना, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर। तो उसी में आपको यहाँ पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं दैट इज़ S जयशंकर, और उनके जो विदेश मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं दैट इज़ लॉरेंस वोंग और विवियन बालकृष्णन, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसको लेकर सिंगापुर बेसिकली सेमीकंडक्टर में सिंगापुर की क्या पोजीशन है, और भारत ने जो सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर को लेकर MOU साइन किए हैं,
उससे हमें क्या बेनिफिट या क्या फ़ायदा हो सकता है, उसको लेकर एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल दिया हुआ है, तो वहीं से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर बीच में कोई खास आर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बाकी 3 आर्टिकल जो है वो एक्सप्लेन पेज के कवर कराऊंगा। एक आर्टिकल तो बेसिकली लॉ कमीशन को लेकर है। अभी हालांकि हम लोगों ने 2 दिन पहले ये देखा था कि 23rd लॉ कमीशन को नोटिफाई किया गया है सरकार के द्वारा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स तो वही हैं जो हमने उस आर्टिकल में कवर किए थे, कुछ थोड़ा सा अलग पॉइंट्स हैं, तो वो भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये वही है सिंगापुर एंड सेमीकंडक्टर्स, तो ये वाला आर्टिकल देखेंगे। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सैटर्न जो है, ठीक है, सैटर्न की जो मैजेस्टिक रिंग्स हैं ये क्यों डिसअपियर हो जाएंगी मार्च 2025 में। तो ये 3 आर्टिकल हैं जो हमारे आज के एजेंडा में हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को एक आर्टिकल जो है वो और शेयर करूँगा जो आप लोग पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। और ये आर्टिकल बेसिकली किस बारे में बात कर रहा है, ये आपको पता है कि इंडियन एक्सप्रेस का जो आइडियाज़ पेज है उसमें एक फोर्टनाइटली आर्टिकल, यानी कि हर 15 दिन में एक ऐसा आर्टिकल आता है कि किसी भी इशू के ऊपर दोनों पक्ष, है ना, मतलब उस इशू के ऊपर फेवर में और उसके अगेंस्ट में दोनों में बात की जाती है, एक ओपिनियन बिल्ड करने की बात होती है। तो यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल में बात की गई है, देखो क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप एक बार इसको पढ़िएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि वेस्ट बंगाल ने जो है एक एंटी रेप बिल पास किया है ना, जो अपराजिता बिल है वो। और उसमें हार्शर पनिशमेंट्स की बात की गई है, मतलब जो सज़ा है वो ज़्यादा सख्त कर दी गई है, डेथ पेनल्टी तक उसमें इंक्लूड की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि बट डू स्ट्रिंजेंट लॉज एक्ट एज अ डिटरेंट टू सेक्सुअल वायलेंस, कि क्या इस तरीके के अगर कड़े कानून बनाए जाते हैं तो क्या इससे जो सेक्सुअल वायलेंस है ना, जो सेक्सुअल वायलेंस है, क्या उसके लिए वो एक डिटरेंट की तरह एक्ट करते हैं। मतलब क्या इस तरीके के कड़े कानून या स्ट्रिक्ट लॉज बनाने के बावजूद भी क्या ऐसा होता है कि सेक्सुअल वायलेंस करने वाले लोग इन चीज़ों से डरते हैं। तो ये सवाल है, ठीक है। सवाल आई होप आप समझ गए। तो इस सवाल का ही जवाब यहाँ पर जो है वो ऑथर्स ने दिया है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हार्ड एंड हॉलो, ठीक है, कि स्ट्रिक्ट लॉज बनाने से कुछ नहीं होता। स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है टू अ पब्लिक आउटरीच, कि मतलब जो सरकार, जो पब्लिक का, जो जनता का गुस्सा है, जैसे अभी हमने वेस्ट बंगाल वाले केस में देखा कि जब जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ तो कई सारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और अदरवाइज बाकी लोग भी सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से जो पब्लिक आउटरीच है उसका पॉलिटिकल रिस्पॉन्स होता है कि सरकार जो है उस पब्लिक आउटरीच या उस जनता के गुस्से का जवाब दे रही है कि ठीक है, जनता बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस मामले को लेकर, तो हमने एक कड़ा कानून बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक पक्ष तो ये है और दूसरा पक्ष ये है कि स्ट्रिक्टर रेप लॉज आर नीडेड वेयर एवर पनिशमेंट इज स्विफ्ट एंड हार्श, इंसिडेंस ऑफ द क्राइम इज मच लोअर। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया है कि जहाँ पर भी जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, मतलब कड़ा होता है, पनिशमेंट बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो वहाँ पर क्राइम के जो इंसिडेंट्स हैं, यानी कि अपराध की जो घटनाएं हैं वो कम होती हैं, वो काफ़ी कम होती हैं। तो दोनों पक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस आर्टिकल को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। वैसे हमने अपराजिता बिल के जो प्रोविजंस हैं वो कल ही डिस्कस किए हैं, है ना, और किस तरीके से महाराष्ट्र में बिल आया था और इसी तरीके का बिल आंध्र प्रदेश में आया था, हमने ये सब चीज़ें भी डिस्कस की थी। आंध्र प्रदेश का दिशा बिल था, महाराष्ट्र का शक्ति बिल था, और कैसे अभी तक उनमें से किसी भी बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला है, वो भी हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 254 का हमने उसमें जिक्र किया था। आई होप आपको ये सब चीज़ें याद हैं, है ना, कल ही डिस्कस की है, ठीक है। तो एक बार मैं ये वाला आर्टिकल भी आपको शेयर करूँगा, क्योंकि इस तरीके के आर्टिकल्स क्या है ना, थोड़ा सा आपकी ओपिनियन बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जनरली हो सकता है कि आपको मेंस में कहीं ऐसा कुछ लिखने के लिए नहीं आएगा, प्रीलिम्स में नहीं आएगा, बट इंटरव्यू जो पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको कहा जाता है, वहाँ पर इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपसे ये पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे इस सवाल को लेकर या इस कंटेंट को, इस कंटेक्स्ट को लेकर ये पूछा जाए कि अभी हाल ही के समय में बंगाल ने इस तरीके का एक कानून जो है वो पास किया है अपनी असेंबली में, और उससे पहले महाराष्ट्र कर चुका है, उससे पहले आंध्र प्रदेश कर चुका है, कि इस तरीके का हार्शर पनिशमेंट्स हों, डेथ पेनल्टीज़ हों, तो आपका क्या विचार है। यही सवाल एग्जैक्टली आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या विचार है कि क्या इस तरीके के टफ पनिशमेंट्स या हार्श पनिशमेंट्स इंक्लूड, मतलब ऐसे प्रोविजंस होने से कि क्या सेक्सुअल वायलेंस के लिए ये एक डिटरेंस प्रूफ
की तरह प्रूफ होता है या नहीं होता है? क्या इससे जो क्राइम के इंसिडेंट्स है वो आपको लगता है कि कम होंगे या नहीं होंगे, या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है टू द पब्लिक आउटरीच? क्या आपको लगता है, आपका क्या विचार है? ठीक है, तो वो विचार आपका कुछ हो सकता है, आपकी खुद की कुछ ओपिनियन हो सकती है, बट अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो आपका जो एक ओपिनियन का एक मतलब स्कोप है, जो दायरा है, वो थोड़ा सा बढ़ता है, आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से तो बोल सकते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है या मैम मुझे ऐसा लगता है, बट थोड़ा सा अगर आप इन पॉइंट्स के बेसिस पर बोलेंगे ना, तो आपकी बात का जो वज़न है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा सामने वाले के ऊपर, जो इंटरव्यूअर है उनके ऊपर, और वहाँ पर वाकई में लगेगा कि हाँ आपने चीज़ें पढ़ी हैं, आपको चीज़ें पता हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आर्टिकल को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसको एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। और बाकी जो मैंने आपको 3 आर्टिकल एक्सप्लेन पेज के दिखाए, उनको अब हम लोग एक एक करके देखना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लॉ कमीशन को लेकर हम लोग बात करेंगे। लॉ कमीशन यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है विधि आयोग। इसके क्या रोल, क्या भूमिका है, कौन इसके मेंबर्स होते हैं, और क्या ये रिकमेंडेशंस देते हैं। ठीक है, और किस तरीके के रिकमेंडेशंस जो पास्ट के लॉ कमीशंस बने हैं उन्होंने दिए हैं, वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd 23वें लॉ कमीशन को बनाने का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 1 सितंबर से लागू होगा। और ये कमीशन को नोटिफाई किया गया सितंबर 2 के दिन। इसका जो टर्म है, जो कार्यकाल है, वो 3 साल का होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इससे पिछला जो लॉ कमीशन था, 22nd लॉ कमीशन, जिसको चेयर किया गया था या जिसके चेयरपर्सन थे फॉर्मर कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस दैट इज़ ऋतुराज अवस्थी, इनका जो टर्म था इस लॉ कमीशन का, 22nd लॉ कमीशन का, वो पूरा हुआ है 31 अगस्त के दिन। ठीक है, तो इसलिए 1 सितंबर से 23rd लॉ कमीशन। अब ये कमीशन बेसिकली ऐसे समय पर नोटिफाई किया गया है जब बीजेपी की जो पार्टी है उसके कुछ जो एजेंडा है, ठीक है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना, समान नागरिक संहिता लाना, है ना, साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाना, वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा और राज्य ये विधानसभाओं के एक साथ चुनाव करवाना। इन सब के बाद अभी प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले, या मैं कहूँ कि 20 दिन पहले या 22 दिन पहले, जो 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं लाल किले से, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री ने ये बातें की थी। तो ऐसे समय पर ये कमीशन जो है वो नोटिफाई किया गया है। अब कमीशन और इसकी इम्पोर्टेंस या महत्वता की अगर हम बात समझें, तो लॉ कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन है। ठीक है, देखो, जो बॉडीज़ होती है ना, वो जनरली ब्रॉडली अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो 3 तरीके की होती हैं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को फिर आप अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मतलब ऐसी बॉडीज़ जो कि जिनका मेंशन, जिनका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में, लाइक यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्योंकि उसका मेंशन किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, या आप कह सकते हैं जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, है ना, या फिर आप जो भी इस तरीके की और बॉडीज़ हैं, मुझे अभी बहुत ज़्यादा, जैसे आपका ये हो गया सीएजी हो गया। ठीक है, सीएजी इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इसके बाद बाकी जितनी भी बॉडीज़ हैं जिनका मेंशन या उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में नहीं है, दे आर नोन एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। दे कैन आइदर भी स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का मतलब ऐसा है कि जो बॉडीज़ किसी लॉ के तहत बनाई गई हैं, किसी कानून के तहत बनाई गई हैं, दे आर नोन एज स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ठीक है, और कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में भी उनका मेंशन नहीं है, और ना वो किसी लॉ के तहत बनाई गई हैं, तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई और नॉन स्टैट्यूटरी हो गई। तो फिर तीसरी कैटेगरी आती है कि उन बॉडीज़ को बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, यानी कि सरकार की कोई मंत्रालय, गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री उसको नोटिफाई करती है, दे आर नोन एज एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। ठीक है, उनको एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ कहा जाता है। तो उसी तरीके से जो लॉ कमीशन है ये नॉन स्टैट्यूटरी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लॉ कमीशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और नॉन स्टैट्यूटरी भी है क्योंकि ये किसी भी पार्लियामेंट के लॉ से नहीं बनी है। ये बेसिकली बनती कैसे है कि केंद्र सरकार की जो यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ लॉ एंड जस्टिस,
ठीक है, लॉ एंड जस्टिस की जो मिनिस्ट्री है उसके गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू बनती है। तो गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू बनी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से, तो ये क्या हो गई, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका बेसिकली जो मेन काम है वो क्या है, टू हेल्प द गवर्नमेंट रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ लॉज, कि जो लॉज बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनकी फंक्शनिंग को रिव्यू करना। ठीक है, उसमें सरकार की मदद करना, ये काम है पहला। इसके बाद जो ऑब्सोलीट लेजिस्लेशन है, यानी कि जो ऐसे कानून हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है या जो आज के समय के हिसाब से रेलिवेंट नहीं है, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनको रिपील करना, यानी कि उनको हटाना, उनको ख़त्म करना, ये काम है। और साथ ही साथ सरकार के द्वारा इनको जो भी मैटर रेफ़र किया जाए उसको लेकर अपना रिकमेंडेशन देना। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके मुख्य काम है। बाकी आगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी हम देखेंगे। तो कमीशन जो है इसको यूजुअली, नॉट मैंडेटरीली बट यूजुअली, ये वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्हीं वर्ड्स के साथ यूपीएससी खेलता है। ठीक है, जब वो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन देता है ना, तो वो इन्हीं वर्ड्स के साथ खेलता है। और अगर आपके कंसेप्ट थोड़ा सा भी ढीले हैं तो आप वहीं पर रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कमीशन इज यूजुअली चेयर्ड बाय अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। ठीक है, यूजुअली मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा ही, मतलब रिटायर्ड जज जो हैं वो ही इसके चेयरपर्सन होंगे, बट यूजुअली ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें लीगल स्कॉलर्स, मतलब जो कानूनी मामलों के जानकार हैं, लीगल मैटर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इसमें एज अ मेंबर होते हैं इस कमीशन में। ठीक है, सर्विंग जज कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड टू द कमीशन, ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ रिटायर्ड जज ही नहीं है ना, सर्विंग जज जो है, मतलब जो अभी इन सर्विस हैं, जो अभी नौकरी कर रहे हैं, सेवा में हैं, वो भी इसके क्या हो सकते हैं, वो भी इसके अब मेंबर बन सकते हैं, वो भी इसके चेयरपर्सन बन सकते हैं। ठीक, अब जो पिछला लॉ कमीशन था, दैट इज़ 22nd लॉ कमीशन, मतलब अभी तक के जो 22 लॉ कमीशंस बने हैं, है ना, आज़ादी के बाद से, उन्होंने सरकार को कुल मिला के अभी तक, मतलब जितनी भी सरकारें रही हैं अभी तक, उनको 289 रिपोर्ट सौंपी हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ 22nd लॉ कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 22वें विधि आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जितने 22 लॉ कमीशंस बने हैं आज़ादी के बाद से, उन्होंने कुल मिला के सरकारों को, मतलब भारत की सरकार को, जो भी सरकार रही है आज़ादी से लेकर अभी तक, उसको 289 रिपोर्ट्स जो हैं वो सौंपी हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द गवर्नमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट, कि अब इन रिपोर्ट्स में बेसिकली किसी ना किसी बात को लेकर कुछ रिकमेंडेशंस होंगी, कुछ सजेशंस होंगे। तो रिपोर्ट में जो चीज़ लिखी गई है, सरकार उसको मानने के लिए बाउंड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि सरकार जो है वो बाउंड नहीं है, सरकार के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे। ठीक है, रिपोर्ट में जो लिखा गया है सरकार उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, however the commission's recommendations have over the decades led to the enactment of important legislation, लेकिन इस कमीशन के रिकमेंडेशंस की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन या इंपॉर्टेंट कानून जो हैं वो बने हैं, जैसे सीआरपीसी 1973 ये बना है, और इसके बाद जो 2009 का आरटीई एक्ट था, दैट इज़ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, वो भी बेसिकली इस तरीके के लॉ कमीशंस की रिकमेंडेशन से ही बना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है, द प्रोसेस ऑफ स्क्रैपिंग मोर देन 1500 ऑब्सोलीट सेंट्रल लॉज वॉज टेकन अप बाय द गवर्नमेंट आफ्टर रिकमेंडेशंस फॉर देयर इमीडिएट रिपील इन रिपोर्ट सबमिटेड बाय द 20th लॉ कमीशन, की 20वें विधि आयोग या 20th लॉ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें ये कहा गया कि कई सारे ऐसे लॉज हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं और इनको तुरंत रिपील कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो उसी के बाद जो है वो 1500 ऐसे सेंट्रल लॉज को स्क्रैप करना या ख़त्म करना या रिपील करने की प्रोसेस जो है वो सरकार के द्वारा की गई। ठीक, अब इस 23rd पैनल या 23rd लॉ कमीशन के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इसमें जो 2 सितंबर का नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री के लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है, उसमें ये बताया गया है कि इसमें एक तो फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे, मतलब इसकी कंपोजिशन बताई जा रही है कि इसमें एक तो फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे, 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग अ मेंबर सेक्रेटरी,
नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, एंड द सेक्रेटरीज ऑफ लीगल अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, और इस कमीशन का जो टर्म है, जो कार्यकाल है, वो 31 दिसंबर 2027 तक रहेगा, क्योंकि 3 साल के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये तो पॉइंट हम लोगों ने कल परसों के जो आर्टिकल था उसमें भी देखा था कि चेयरपर्सन और 4 जो फुल टाइम मेंबर्स होंगे वो सर्विंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, या अदर कैटेगरी ऑफ पर्सनस भी हो सकते हैं, हु कैन इन थ्योरी बी एनी एक्सपर्ट चूजन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सनस जो है वो कोई भी ऐसे एक्सपर्ट हो सकते हैं जिनको सरकार चुनती है। अब जो द नोटिफिकेशन ऑफ द 2020 यानी कि 22 और 21 जो कमीशन थे, उसमें ये भी कहा गया है कि बट द 2 कमीशंस वर हेडेड बाय जस्टिस अवस्थी एंड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BS चौहान रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब जो 2020 में जो 22 लॉ कमीशन आया था और 2015 में जो 21 कमीशन आया था, उसकी नोटिफिकेशन में भी यही बातें लिखी गई थी, लेकिन ये 2 कमीशंस को हेड किया गया था, ये तो मैं आपको पता ही है कि फॉर्मर कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के द्वारा 22 लॉ कमीशन को हेड किया गया, और 21 कमीशन को हेड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज दैट इज़ जस्टिस BS चौहान के द्वारा। अब इसके बाद अभी तो आपको पता ही है कि इसके जो ये 23 लॉ कमीशन बना है, इसके चेयरपर्सन और मेंबर्स का नाम सामने नहीं आया है। ठीक है, ये डिसीजन जो है वो सरकार के द्वारा लिया जाएगा, और सरकार में भी जो सरकार की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है विच इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनके द्वारा ये फैसला लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक पॉइंट को और रिवाइज करेंगे, और इसका भी जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि सरकार की जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, इसमें कौन कौन होता है। ठीक है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर तो दिया ही है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर तो इसके चेयरपर्सन है ही है, बाकी इसमें एज अ मेंबर और कौन कौन होते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। तो इसी तरीके से हमारी जो कैबिनेट कमिटीज़ हैं वो भी कवर हो जाएंगी। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने CCS के बारे में भी जिक्र किया था, दैट इज़ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, है ना, तो वो हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम लोग अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट डिस्कस कर ले रहे हैं। तो बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें या जो कोर पॉलिटी हमारी है वो भी साथ साथ रिवाइज होते चलती है ना। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि 2022 का जो लॉ कमीशन था उसके भी चेयरपर्सन और मेंबर्स का नाम नवंबर 2022 में आया था। हालांकि वो जो लॉ कमीशन है वो नोटिफाई तो 2020 में हो गया था, है ना, फरवरी के आसपास, लेकिन उसके भी लगभग आप कह सकते हैं कि 2.5 पौने 3 साल के बाद मेंबर्स का नाम सामने आया था। ठीक है, जब इफ़ेक्टिवली कमीशन ने काम शुरू किया तब। तो अभी अगर ये 2024 में जो पैनल बना है ना, इसमें नोटिफिकेशन तो आ गया है कि 23 लॉ कमीशन जो है वो मतलब इन इफेक्ट चालू हो गया है 1 सितंबर से, बट अब उसके चेयरपर्सन और मेंबर्स का नाम 2024 में आ जाएगा, 25 में आएगा, 26 में आएगा, नोबडी नोज। ठीक है, क्योंकि 31 अगस्त 2027 तक उसका कार्यकाल है, तो वो इफ़ेक्टिवली कब से काम चालू करेंगे और कब उनका नाम सामने आएगा वो अभी कह नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि या सर्विंग जज, अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि या सर्विंग जज इज अपॉइंटेड टू द कमीशन serves until retirement or expiry of the panel terms whichever is earlier and gets no additional remuneration apart from the usual judge salary। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि अगर मैंने वैसे तो आपको बताया कि रिटायर्ड जज होते हैं यूजुअली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन जो सर्विंग जज हैं वो भी अपॉइंट हो सकते हैं। अब अगर किसी सर्विंग जज को अपॉइंट किया जाता है इस कमीशन में, तो उनका जो टर्म रहेगा वो कितना रहेगा। अब एक तो वो सर्विंग जज हैं, तो यानी कि एक तो वो जज की पोजीशन पर है, तो उनकी एक तो रिटायरमेंट की एज जज के हिसाब से होगी, है ना, एक रिटायरमेंट डेट होगी जज के हिसाब से कि ये वहाँ जज की पोजीशन से कब रिटायर होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये इस पैनल में या इस कमीशन में अपॉइंट हो गए हैं, तो इस कमीशन की भी एक एक्सपायरी टर्म है कि ये कमीशन कब तक काम करेगा। जैसे 23 कमीशन जो है वो कब तक काम करेगा, 31 अगस्त 2027 तक, है ना। तो इसमें यह लिखा गया है कि जो सर्विंग जज हैं अगर उनको कमीशन में अपॉइंट किया जाता है तो वो कब तक सर्व करेंगे, या तो अपने रिटायरमेंट तक
या फिर इस पैनल के एक्सपायरी के टर्म तक, और इन दोनों में से जो जल्दी है वो। यानी कि मान लो अगर कोई जज को अभी अपॉइंट किया जाता है इस कमीशन में, ठीक है, और उनका रिटायरमेंट मान लो 2028 में है, मान लो एज अ जज उनका रिटायरमेंट कब है, 2028 में। अब ये कमीशन का टर्म कब एक्सपायर हो रहा है, 31 अगस्त 2027 को। तो यानी कि वो इस कमीशन में कब तक सर्व करेंगे, तब तक ही करेंगे जब तक टर्म रहेगा इस कमीशन का, यानी कि 31 अगस्त 2027 तक। लेकिन अगर मान लो किसी ऐसे सर्विंग जज को अपॉइंट किया जाता है जिनका रिटायरमेंट है 2026 में, ठीक है, मान लो 2026 के 31 दिसंबर 2026 को उनका रिटायरमेंट है एज अ जज, तो वो इस पैनल में कब तक बने रहेंगे, उसी 31 दिसंबर 2026 तक। फिर वहाँ पर वो आप नहीं कह सकते कि पैनल का टर्म तो 31 अगस्त 2027 तक है, ये पहले कैसे इस पैनल से हट रहे हैं, क्योंकि वो एज अ जज रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है, समझ गए बात यहाँ तक। और दूसरी बात यहाँ पर लिखी गई है कि इनको कोई एडिशनल रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल जज सैलरी, कि जो उनको एज अ जज सैलरी मिलती है उसके अलावा उनको कुछ और एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा बीइंग द चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ दिस कमीशन। ठीक है, समझ गए बात। इसके बाद आगे लिखा है कि बाकी जो अदर कैटेगरी में मैंने आपको बताया कि जजेस के अलावा अगर बाकी इसमें कोई और अपॉइंट होता है तो चेयरपर्सन की जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए की है। ठीक है, मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपए की है। और अगर वो एज अ मेंबर हैं जो भी व्यक्ति, तो उनकी सैलरी 2.25 लाख रुपए है, 2,25,000 रुपये महीना। मेंबर सेक्रेटरी जो है दे मस्ट बी एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन लीगल सर्विस ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। ठीक है, इंडियन लीगल सर्विस में सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर वो होने चाहिए जो मेंबर सेक्रेटरी होंगे इस कमीशन के वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये टर्म्स बताए हैं या आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ पैनल। अब इस पैनल के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें देखो तो ब्रॉडली वो सेम है जो प्रीवियस कमीशंस के रहे हैं, ब्रॉडली उसी तरीके के हैं। पहले जो 3 टर्म्स हैं वो क्या हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि ये क्या क्या काम है सच करेंगे। तो पहले 3 टर्म्स क्या कहते हैं कि आइडेंटिफाई लॉज विच आर नो लॉन्गर नीडेड और रेलिवेंट एंड कैन बी इमीडिएटली रिपील्ड। ये तो वही बात हो गई कि ऐसे लॉज को आइडेंटिफाई करना कि जो लॉज या जो कानून अब रेलिवेंट नहीं है, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं और जिनको इमीडिएटली ख़त्म कर देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए। पहले तो वही काम ये करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्रिएट किया जाएगा फॉर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इंटर आलिया फॉर द अंडरटेकिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज एंड प्रोसेसेस। जो एग्जिस्टिंग लॉज है, मतलब इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स कि बाकी काम भी रहेगा, लेकिन मेन काम ये है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके पीरियोडिक रिव्यू को लेकर कि किस तरीके से उन लॉज का पीरियोडिक रिव्यू यानी कि समय समय पर रिव्यू किया जाए, उसको लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाएगा कि लॉज को रिव्यू करने का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि जो लैंग्वेज है, जो प्रोसेसेस हैं, उनको सिंप्लीफाई किया जा सके। इसके बाद ऐसे लॉज को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो समय की इकोनॉमिक नीड के साथ, समय की आर्थिक ज़रूरत के साथ इन हारमनी नहीं है, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं और उनमें किसी प्रकार के अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। तो मेन टर्म्स तो इसके यही रहेंगे। ठीक है, अब 22nd और 21st कमीशंस की तरह ही 23rd लॉ कमीशन को भी ये काम दिया गया है कि वो लॉज को, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उनको इन द लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एग्जामिन करेंगे। ये लॉज जो हैं वो एज पर द DPSP है या नहीं है, और ऐसे तरीके सजेस्ट किए जाएंगे, सजेस्ट वेज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड रिफॉर्म एंड ऑल्सो टू सजेस्ट सच लेजिस्लेशंस एज माइट बी नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, ये मैंने आपको परसों वाले आर्टिकल में भी एग्जैक्ट लाइन बताई थी कि ऐसे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको DPSP के नज़रिए से देखा जाएगा कि क्या DPSP के नज़रिए से ये लॉज ठीक हैं या नहीं है ना। और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट की, सुधार की, रिफॉर्म की, बदलाव की ज़रूरत है तो वो सजेस्ट किए जाएंगे ऐसे तरीके। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए कोई लॉ नहीं है, तो उसके लिए किस तरीके के लेजिस्लेशंस या कानून बनाए जा सकते हैं, वो ये सजेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल या संविधान की जो प्रस्तावना में जो भी ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य दिए गए हैं
उनको अटेन करने के लिए कैसे लॉज होने चाहिए वो भी सजेस्ट ये करेंगे, वो भी इनके रिकमेंडेशंस में रहेगा। अब प्राइम मिनिस्टर ने पिछले महीने, मैंने आपको बताया वही लाल किले से जब 15 अगस्त का कार्यक्रम था, उस समय सेक्युलर सिविल कोड की बात की थी। और ये बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल कौन सा है, चलो कमेंट में बताना, ठीक है। स्टेट शेल एंडेवियर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली कौन सा आर्टिकल है कि स्टेट शेल एंडेवियर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट्स में बताइएगा। तो 22nd लॉ कमीशन जो है उसने भी इस सवाल के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे, लेकिन उसके व्यूज़ के बारे में नहीं पता लगा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनका क्या विचार था, क्योंकि चेयरपर्सन जो हैं लॉ कमीशन ने अब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते उससे पहले ही चेयरपर्सन जो हैं वो लोकपाल के मेंबर बन गए मार्च के महीने में। और 23rd लॉ कमीशन इज़ ऑल्सो मैंडेटेड टू एग्जामिन लॉज दैट अफेक्ट द पुअर। इसको ये भी काम दिया गया है कि ऐसे लॉज को भी एग्जामिन करेंगे जो गरीबों को प्रभावित करते हैं। पोस्ट इनेक्टमेंट ऑडिट फॉर सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन, ऐसे कानून जो सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर बनाए गए हैं, उन कानूनों का बनने के बाद भी है ना उसका ऑडिट किया जाएगा कि वाकई में क्या जो इंटेंडेड पर्पस था कि जिस मंशा से ये कानून बनाया गया था, क्या वो मंशा पूरी हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी रिव्यू किया जाएगा ताकि वो करंट टाइम्स की नीड्स, मतलब प्रेजेंट समय की जो ज़रूरतें हैं उसके प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो सके, ठीक है। अब इसके बाद 22nd पैनल ने क्या कहा था। 22nd लॉ कमीशन ने 11 रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें से एक रिपोर्ट आई थी अप्रैल 2023 में, जिसमें ये रिकमेंड किया गया था कि आईपीसी का जो सेक्शन 124 है ना, जो वाइडली क्रिटिसाइज लॉ है अगेंस्ट सिडिशन, है ना, जिसमें बेसिकली सिडिशन को लेकर बात की गई थी, उसको रिटेन करने के लिए यहाँ पर बोला था कमीशन ने ये कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी को जो खतरा है इंक्लूडिंग माओविस्ट से यानी माओवादियों से, जो नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी उग्रवाद है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, और जो खालिस्तानी मूवमेंट है ना, जो खालिस्तानी आंदोलन है, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी को जो खतरा है उसकी वजह से ये सेक्शन नहीं हटाया जा सकता 124A जो सेडिशन की बात करता है, ठीक है। हाउएवर द कमीशन डिड रिकमेंड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ द प्रोविजन। लेकिन कमीशन ने ये रिकमेंड ज़रूर दिया था कि कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स किए जाएं जिसमें इस प्रोविज़न के इस्तेमाल को लेकर बेहतर क्लैरिटी हो कि कब ये प्रोविज़न जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और इस मार्च के महीने में कमीशन ने एक और रिपोर्ट जो है वो दी थी रिकमेंडिंग अ न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट्स, कि ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया लॉ रिकमेंड इन्होंने किया था कि ऐसा एक लॉ होना चाहिए। एंड इट ऑल्सो वर्कड ऑन अ रिपोर्ट ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर भी ये काम कर रहे थे, लेकिन ये रिपोर्ट भी यूसीसी की तरह ही सरकार को प्रेजेंट नहीं हो सकी। तो यूसीसी के बारे में और साइमल्टेनियस इलेक्शंस या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस लॉ पैनल के 22nd लॉ कमीशन के क्या विचार थे वो पता नहीं लग पाए, ठीक है। अब देखते हैं आने वाले समय में 23rd लॉ कमीशन जो है वो क्या बातें करता है इन इश्यूज़ को लेकर, तो फिर वो हमें पता लगेगा, ठीक। चलिए, तो ये आर्टिकल आई होप आपको समझ में आया है, इसको आप पॉलिटी में ही लेंगे लॉ कमीशन के तहत। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे जो साइंस एंड टेक का आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल कह रहा है कि वाई सैटर्न्स मैजेस्टिक रिंग्स विल ब्रीफली डिसअपियर इन मार्च 2025। सैटर्न में रिंग्स होती हैं, ये आपको पता है, और इसकी जो रिंग्स हैं ये क्यों ब्रीफली यानी कि कुछ समय के लिए मार्च 2025 में डिसअपियर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, ऐसा क्यों होगा, तो ये हम समझेंगे। वैसे मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये जो इशू है ये पहले भी डिस्कस किया हुआ एक बार। अब आप में से कितनों को ध्यान है मुझे नहीं पता, लास्ट ईयर डिस्कस किया हुआ ये, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो,
यहाँ पर लिखा है कि देयर आर फ्यू साइट्स इन द सोलर सिस्टम दे आर इन द सोलर सिस्टम एज मेजेस्टिक एज द रिंग्स ऑफ सैटर्न, यानी कि सोलर सिस्टम जो हमारा सौरमंडल है वहाँ पर कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं इतनी ज़्यादा मेजेस्टिक या इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं सुंदर है देखने में, जैसे कि रिंग्स ऑफ सैटर्न। लेकिन मार्च 2025 में ये रिंग्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, हालांकि ब्रीफली मतलब थोड़े से समय के लिए। तो ऐसा क्यों होगा वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये एक तरीके का एक ऑप्टिकल इल्यूजन रहेगा। तो यहाँ पर ये लिखा है कि इट इज़ नॉट एज इफ़ द रिंग्स विल सीज टू एग्जिस्ट। तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये रिंग्स जो हैं वो एग्जिस्ट करना ख़त्म कर देंगी, लेकिन इनकी जो डिसअपियरेंस है, यानी कि जो हमें ये नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि हम तो देखेंगे कहाँ से, अर्थ से, है ना। तो जब इसको अर्थ से देखा जाएगा तो ये एक तरीके से डिसअपियर हो जाएंगी। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन रहेगा। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब है कि देखने में या आँखों का धोखा आप कह सकते हैं, ठीक है, धोखा रहेगा। ऐसा क्यों होगा लेकिन वो समझेंगे। देखो सैटर्न जो है वो 26.73 डिग्रीज पर टिल्टेड है, जैसे हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है। उसी तरीके से जो सैटर्न है वो 26.73 डिग्रीज पर टिल्टेड है, ठीक है। और ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, सिंगल ऑर्बिट ऑफ द सन पूरा करने में लगभग पृथ्वी के 29.4 ईयर्स के बराबर लगता है। मतलब जितना समय अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में लगता है वो एक ईयर होता है हमारे हिसाब से, तो उसके 29.4 टाइम्स, उतने समय का 29.4 टाइम्स, मतलब हमारे अर्थ ईयर्स के हिसाब से 29.4 अर्थ ईयर्स, उतने समय में ये सन का एक चक्कर पूरा करता है, ठीक, पहली बात। अब इसका मतलब ये है कि हाफ ऑफ द सैटर्न ईयर, यानी कि सैटर्न का तो वो एक ही साल हुआ, क्योंकि एक साल का मतलब जनरली क्या होता है कि जब भी कोई प्लैनेट अर्थ का जो मेन स्टार है उसका एक चक्कर लगाता है तो वो उस प्लैनेट का एक साल है। अब हमारी अर्थ जो है वो एक साल लगा देती है 365 दिन में, तो वो हमारे हिसाब से एक साल हो गया। लेकिन अब ये जो सैटर्न है, हम अगर अपने हिसाब से बात करें तो ये हमारे हिसाब से 29.4 ईयर्स में एक चक्कर पूरा कर रहा है, लेकिन उसका तो वो एक ही साल है। तो सैटर्न ईयर का जो आधा साल है, ठीक है, मतलब सैटर्न ईयर जो है उसका जो आधा साल होगा वो हमारे हिसाब से लगभग कितने साल हो गए, लगभग 15 साल के आसपास। अब ऐसे समय में 15 साल में आप ये मान के चलिए कि ये जो गैस जाइंट है, यानी कि ये जो प्लैनेट है सैटर्न, ये सन की तरफ टिल्टेड होगा और बाकी आधे में ये उससे अवे टिल्टेड होगा। ये तो मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे आपको पता है कि हमारी अर्थ है, अगर आपको सैटर्न के बारे में नहीं समझ में आ रहा है आप अर्थ के ऊपर फोकस करो। आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है उसकी एक्सेस सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है। अब जब टिल्टेड होती है, अगर सन यहाँ पर है, ठीक है, सन बीच में है और अर्थ जो है वो सन का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि ये आपकी अर्थ की एक्सेस है विच इज टिल्टेड लाइक दिस एंड यू हैव दिस एज सन, ठीक है। चलो इसको भी एक काम करते हैं, ये सन ले लेते हैं, दिस इज सन, ठीक है, और ये है अर्थ, ये टिल्टेड है। तो यहाँ से जब यहाँ से सन चल रहा है, मतलब यहाँ से जब अर्थ चल रही है तो थोड़े टाइम तक तो ऐसा होगा कि ये जो अर्थ है ये सन की तरफ टिल्टेड है, और कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि फिर ये अवे फ्रॉम द जो मतलब इसका पोर्शन है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो जब ये अर्थ ऐसे घूम के आ रही है ना, ऐसे करके अर्थ घूम के आ रही है, तो ये थोड़े टाइम तक तो इसका नॉर्दर्न अगर आप हेमिस्फीयर देखो तो ये टूवर्ड्स द सन टिल्टेड है, ठीक। जब आप ऐसे आए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन टिल्टेड हो गया, यस और नो। और वहीं अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर फोकस करो, नीचे वाले साइड के ऊपर, तो उसमें क्या है कि जब अर्थ यहाँ पर है तो सदर्न हेमिस्फीयर टूवर्ड्स द सन है। अब जब ये घूम के इधर आएगा तो सदर्न हेमिस्फीयर नीचे का पोर्शन देखो अवे फ्रॉम द सन हो गया, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ये भी टिल्टेड है ना, क्योंकि सैटर्न जो है वो भी टिल्टेड है, तो उसमें भी वैसा ही होगा कि थोड़े समय के लिए, मतलब सैटर्न का जो आधा साल है, और हम अपने हिसाब से बात करें तो वो लगभग 15 साल के आसपास हो गए। 15 साल वो हमारे हैं, अर्थ के हिसाब से 15 साल है, वो सैटर्न का तो आधा ही साल है ना। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि आधे समय में वो टूवर्ड द सन होगा और आधे समय में वो अवे फ्रॉम द सन होगा। तो ऐसे समय में अब उसकी जो रिंग्स हैं वो भी उसी तरीके से हैं। अगर उसकी एक्सेस ऐसी है, ठीक है, तो उसके रिंग्स जो हैं वो भी तो उसी तरीके से टिल्टेड होंगे। अगर वो इधर की तरफ को होगा तो रिंग्स ऊपर होंगे, फिर इधर की तरफ को आएगा तो रिंग्स टूवर्ड्स द सन नीचे हो जाएंगे। अब ऊपर से दूसरी बात ये है
कि सन है, सैटर्न है, बीच में अर्थ भी तो है ना, अर्थ तो बीच में है। अब उसमें होगा क्या कि जब वो प्लैनेट रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन, तो जब हम उसको अर्थ से देखेंगे तो कोई एक समय ऐसा आएगा, कोई एक समय पर एक ऐसा एंगल बनेगा जब हमें उसकी रिंग्स नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, जब हमें उसकी रिंग्स नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि होगा क्या कि रिंग्स जो हैं वो एक तरीके से, मतलब मैं इसको कैसे समझाऊं आपको, थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? रुको, थोड़ा सा वेट करो, मैं कुछ देखता हूँ अगर कहीं कुछ मिलता है तो। देखो जैसे ये वाली बात समझो आप, अगर आप इस बात को समझ पाओ तो ठीक है। देखो इसको समझना कि ये सैटर्न है, ठीक है। अब इसकी जो एक्सेस होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक। अब ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स ऐसे करके हैं, ठीक है, एक तरीके से फ्लैट रिंग्स मान लो। और इनकी जो डेप्थ है या इनकी जो आप विड्थ कहोगे, वो जहाँ पर मैक्सिमम भी है वहाँ पर भी लगभग 10 मीटर से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब जब ये घूम रहा है, सन के अराउंड घूम रहा है, तो हम तो सन और इसके बीच में हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो कोई एक एंगल ऐसा बनेगा जब हमें ये लगेगा कि हम इसकी रिंग्स को बिल्कुल यहाँ से देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल फ्लैट फ्लैट सामने से देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये रिंग्स एक तरीके से आप अगर दूर से देखेंगे, मतलब जब एंगल ऐसा होगा तो आपको ये एक तरीके से पेपर के फॉर्म में दिखाई देंगी, ठीक है। एक पेपर, एक 2D का टाइप दिखा देगा, क्योंकि थर्ड डायमेंशन में वो बहुत छोटी है, उसकी विड्थ बहुत कम है ना। तो जनरली आपको पेपर की तरह दिखाई देगा। लेकिन आप ये समझो कि एक पेपर है, अब मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा पेपर नहीं है, बट आप इसको अच्छा मैं देखता हूँ अगर कुछ है तो, लेट मी सी। जैसे मान लो कि ये रिंग्स हैं, ठीक है। अब ये रिंग्स हैं तो ये बेसिकली एक तरीके से आपको ऐसे दिखाई देंगी। लेकिन आप ये मान लो कि इस रिंग्स को आप यहाँ से देख रहे हो, मतलब यहाँ से। अब आप जब यहाँ से देख रहे हो आपको ऐसे में तो दिखाई देंगी वो रिंग्स, लेकिन जब आप ऐसे देखोगे सामने से बिल्कुल फ्लैट, तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये रिंग्स गायब हो गई हैं, क्योंकि उसकी ये वाली जो डायमेंशन है वो बहुत छोटी है ना। ये वाली डायमेंशन बहुत छोटी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आप इतने दूर से देखोगे तो यहाँ पर अगर 10-20 मीटर है भी तो वो क्या ही मायने रखेगी, है ना। तो आपको लगेगा कि आप एक पेपर को ऐसे सामने से देख रहे हो। तो आप पेपर को अगर सामने से देख रहे हो और इतनी दूर से आप उसको देख रहे हो, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि वो गायब हो गई है ही नहीं, है ना। तो यही चीज़ इसमें होने वाली है, ठीक है। समझ गए बात? कुछ क्लियर हुआ? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि हर 13 से 15 साल में द एज ऑफ द सैटर्न रिंग अलाइंस डायरेक्टली विद द अर्थ, ठीक है। सैटर्न रिंग्स की जो एज है वो अर्थ के साथ डायरेक्टली अलाइन कर जाती हैं। और ऐसा ही मार्च 2025 में होगा, सिर्फ जब रिंग्स की एजेस दिखाई देंगी। और सैटर्न की रिंग्स जो है, मैंने आपको बताया कि बहुत पतली हैं, बहुत थिन है, और टेंस ऑफ मीटर्स थिक है मोस्ट प्लेसेस पे। ज़्यादातर जगहों पे 10 मीटर के आसपास वो थिकनेस उसकी है। तो ऐसी पोजीशन पे वो ज़्यादातर लाइट को क्या कर देंगी, रिफ्लेक्ट कर देंगी। फिर सॉरी, बहुत कम लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम तभी देख पाते हैं जब लाइट उस पर पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है ना। कोई भी चीज़ हम तभी देख पाते हैं, देखने का यही कंसेप्ट है कि कोई भी चीज़ हम तभी देख पाते हैं, वो हमें तभी विजिबल होती है कि जब उस पर लाइट पड़ती है उस ऑब्जेक्ट पर, और वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। लेकिन अब ये जब इतनी पतली होगी तो इसमें से लाइट जो है बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट हो पाएगी, तो इसलिए हम उसको नहीं देख पाएंगे, वो लगभग हमारे लिए इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इमेजिन व्यूइंग द एज ऑफ द थिन शीट ऑफ पेपर फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। इसने भी वही चीज़ बताई है कि एक पतले से कागज़ की शीट को आप ऐसे एज की तरफ से देखिए और बहुत दूर से देखिए, जो चीज़ मैं आपको अभी दिखा रहा था वही चीज़, बहुत दूर से देखिए तो आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ है वहाँ पर,
बट एज सैटर्न कंटिन्यूज टू गो अराउंड द सन इट्स रिंग विल ग्रेजुअली रीअपियर। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अब वो सैटर्न रुक तो रहा नहीं है, वो तो लगातार घूम रहा है ना, वो तो लगातार चल रहा है, मतलब अराउंड द सन चक्कर लगा रहा है। तो कुछ समय के बाद फिर वो वापस से एंगल जो है जब वो चेंज होगा तो फिर वो वापस से दिखने शुरू हो जाएंगी। अब ये फिनोमेना जो है वो लगभग हर 13 से 15 साल के बीच में होता है। तो पिछली बार ये फिनोमेना हुआ था 2009 में, और अब 2025 में ये फिनोमेना फिर से होगा। ठीक है, मार्च में ऐसा बताया गया है। तो उस समय आप याद रखिएगा कि 2025 के मार्च में ये आर्टिकल फिर से आएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, फिर से आएगा ये आर्टिकल, सेम चीज़ एक बार फिर से वहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, लगभग आज से 6-7 महीने के बाद। अब यहाँ पर लिखा है कि बट रिंग्स वोंट लास्ट फॉर एवर। अब नासा ने 2018 में ये बोला था कि सैटर्न विल इंडीड लूज इट्स रिंग्स फॉर गुड, कि ये जो सैटर्न की रिंग्स हैं ये मतलब वाकई में हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, इसकी रिंग्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। सैटर्न रिंग्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग पुल्ड टूवर्ड्स द प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी की वजह से ये रिंग्स जो हैं वो अंदर की तरफ को खींच रही हैं, और खींचने की वजह से मतलब पुल होने की वजह से ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगी। अब नासा का जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट का डेटा है वो ये रिवील करता है कि सैटर्न की जो रिंग्स हैं दे आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ चंक्स ऑफ आइस एंड रॉक। ठीक है, जिनका साइज़ जो है वो स्मॉल ग्रेन्स ऑफ डस्ट से लेकर एज लार्ज एज माउंटेन्स तक है। और करंट कंसेंसस के अनुसार जो रिंग्स हैं दैट इवॉल्व जस्ट 100 मिलियन ईयर्स अगो, कि ये रिंग्स जो हैं वो कोई बहुत पुरानी नहीं है। ठीक है, लगभग 100 मिलियन साल पहले के आसपास आई हैं, और 2 आईसी मून्स का कोलिजन हुआ था, वहाँ से ये रिंग्स बनी हैं, और उसी के डेब्रिस की वजह से ये रिंग्स बन पाई हैं। ठीक है, इसके बाद ये लिखा है कि जो बाकी अदर गैस जाइंट्स हैं जैसे कि जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, हो सकता है कि इनमें भी कभी रिंग्स रहे हों। अब आज की डेट में इनमें सिर्फ थिक रिंगलेट्स रह गए, मतलब बहुत छोटे छोटे रिंग्स रह गए हैं, तो इसलिए उनको टेलीस्कोप से भी कैप्चर करना आसान नहीं है। पहले हो सकता है कि उनमें भी रिंग्स हों। और सैटर्न ऑन दी अदर हैंड पोजेसेस रिंग्स दैट स्पैन अ मैसिव डिस्टेंस। ठीक है, सैटर्न की जो रिंग्स हैं वो बहुत दूर तक फैली हुई हैं, नियरली 5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ, और 7 मेजर रिंग डिविजन्स हैं जिनके सबके अपने अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब सैटर्न के रिंग्स के ऊपर हमें रिसर्च नहीं करनी है, हमें कंसेप्ट समझना है, और सैटर्न की रिंग्स क्यों ब्रीफली डिसअपियर हो जाएंगी, मतलब अर्थ से जब हम उनको देखेंगे वो जानना है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया। क्लियर, चलिए सॉरी। इसके बाद अगले आर्टिकल पर हम लोग आएंगे जो हमारे आज के दिन का लास्ट आर्टिकल भी है, सिंगापुर एंड सेमीकंडक्टर्स। अब ये यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी विज़िट किए हैं सिंगापुर ड्यूरिंग द सेकेंड लेग ऑफ अ 2 नेशन ट्रिप। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के 2 देशों की यात्रा पर वो थे, और पहले चरण में वो सीधे गए थे ब्रुनई दारुसलम, और उसके बाद फिर सिंगापुर। और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनई की ये पहली यात्रा थी, और पीएम मोदी की ये 5वीं यात्रा है टू द सिंगापुर की 5वीं यात्रा है। लेकिन ब्रुनई जाने वाले वो भारत के आज तक के पहले प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री भारत का ब्रुनई नहीं गए थे। अब ब्रुनई जो है वो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, और वहाँ के जो अभी तक के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले जो मोनार्क हैं दैट इज़ सुल्तान हाजी हसानुल बोलकिया, उनके साथ जो बातचीत हुई है उसके ऊपर व्यापार, मतलब किस चीज़ों के ऊपर बात हुई है, व्यापार को लेकर, डिफेंस यानी कि रक्षा को लेकर, स्पेस को लेकर, और कल्चरल टाइज को लेकर, इन चीज़ों के ऊपर बात हुई है। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ का नहीं था ब्रुनई का, लेकिन सिंगापुर वाला जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सिंगापुर का जो लेग था, मतलब सिंगापुर वाला जो पार्ट था प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का, इसमें एग्रीमेंट्स हुए हैं सेमीकंडक्टर्स को लेकर, डिजिटल तकनीक या डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, हेल्थ को लेकर, और स्किल डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, अब प्रधानमंत्री और उनके जो नए इलेक्टेड, मतलब प्रधानमंत्री और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं दैट इज़ लॉरेंस वोंग, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU एक्सचेंज किया है ऑन एन इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को लेकर।
अब इंडियाज़ पुश फॉर चिप्स की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए, क्योंकि हर चीज़ में आजकल चाहे वो मिसाइल्स हों, मिसाइल से लेकर मोबाइल फ़ोन्स तक और कार से लेकर कंप्यूटर्स तक, जो इम्पोर्टेंस है सेमीकंडक्टर चिप्स की, इनको देखते हुए सिंगापुर के साथ जो पैक्ट है उसकी, जो मतलब ये सेमीकंडक्टर को लेकर जो एमओयू साइन हुआ है, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान जो सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं और उसके बाद जो चाइना ने एग्रेसिव मूव्स दिखाए हैं ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में, उसकी वजह से जो जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा है, दिस हैज़ ब्रॉट ग्रेट अर्जेंसी टू इंडियाज़ एफर्ट टू डेवलप इट्स ओन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। और इसकी वजह से भारत को ये महसूस हुआ है कि अब ये बात बहुत अर्जेंट हो चुकी है कि भारत को अपना खुद का ही सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना होगा। द ग्लोबल चिप इंडस्ट्री इज़ डोमिनेटेड बाय कंपनीज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज़। कि ये जो ग्लोबल चिप इंडस्ट्री है ना, पूरे दुनिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ये कुछ ही देशों में जो कंपनीज़ हैं उनके द्वारा डोमिनेट की जाती है। और इंडिया इस सेक्टर में लेट एंट्रेंट है, मतलब हम लोग बहुत देर से एंट्री कर रहे हैं, है ना। ये काफ़ी हाईटेक इंडस्ट्री है और एक्सपेंसिव भी है। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, और इसमें ये बात की गई थी कि 76,000 करोड़ का चिप इंसेंटिव स्कीम दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि प्लांट्स का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट है, मतलब प्लांट वगैरह लगाने की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका आधा पैसा सब्सिडी के रूप में सरकार देगी। फरवरी के महीने में कैबिनेट ने अप्रूव किया सेमीकंडक्टर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास। और उसी महीने सरकार ने अनाउंस किया पार्टनरशिप बिटवीन द टाटा ग्रुप एंड ताइवान्स पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन टू सेट अप अ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। और कैबिनेट ने अभी तक 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स इंक्लूडिंग 4 असेंबली यूनिट जो है वो इस इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत अप्रूव की है। अभी हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि एक 3300 करोड़ रुपए का प्लांट अप्रूव किया है, कहाँ, गुजरात में, ठीक है, गुजरात के सानंद में वो प्लांट बनेगा। अब सिंगापुर की अगर हम चिप स्टोरी की बात करें तो सिंगापुर में जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और इसका आउटकम ये है कि उसने एक तो काफ़ी जल्दी शुरुआत कर दी थी, और उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे दैट इज़ ली क्वान यू, उनका जो विज़न था उसकी वजह से ऐसा हो पाया है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो सिंगापुर जो है वो ग्लोबल सेमीकंडक्टर आउटपुट का 10% सप्लाई करता है, और 5% ऑफ द ग्लोबल वेफर फैब्रिकेशन कैपेसिटी वो भी इसके पास है। ठीक है, वेफर फैब्रिकेशन मतलब एक सिलिकॉन वेफर, एक ऐसा सर्कुलर पीस ऑफ अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन होता है, यूजुअली 8 से 10 इंच 8 से 12 इंच डायमीटर का, जिससे चिप्स बनाई जाती हैं। और 20% ऑफ द सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट प्रोडक्शन वो भी सिंगापुर कर रहा है। तो सिंगापुर की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। हालांकि सिंगापुर जो है वो एक बहुत छोटा सा देश है, वो आपको भी पता होगा, है ना। एक बार देख लेंगे मैप में, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद 9 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 15 सेमीकंडक्टर फर्म्स हैव सेट अप शॉप इन सिंगापुर। ठीक है, दुनिया की जो 15 सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं सबसे टॉप की, उनमें से 9 ने अपनी जो शॉप्स हैं, मतलब अपना जो प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह है वो यहाँ पर लगाई हुई है सिंगापुर में। और सेमीकंडक्टर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब वहाँ के देश की जो आर्थिक विकास या आर्थिक तरक्की है उसमें सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है। सिंगापुर हैज़ प्लेयर्स इन ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन। सेमीकंडक्टर की जो वैल्यू चेन होती है उसमें सिंगापुर हर जगह में, मतलब आईसी जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वो डिज़ाइन भी करता है, असेंबली भी करता है, पैकेजिंग और टेस्टिंग भी करता है, वेफर फैब्रिकेशन भी करता है, और साथ ही साथ इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन भी करता है। तो ये हर चीज़ करता है, पूरी की पूरी जो वैल्यू चेन है उसमें हर सेगमेंट पर ये काम कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स की अगर हम बात करें तो 1960s और 70s में अमेरिकन के जो चिप मेकर्स थे, है ना, वो लोअर लेबर कॉस्ट और सफिशिएंटली स्किल्ड वर्क फोर्स की तलाश में थे, और उन्होंने क्या किया कि अपना कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के देशों में शिफ्ट करना शुरू किया। अब इसमें सिंगापुर के लिए क्या चीज़ काम करी कि सिंगापुर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेमीकंडक्टरों को लेकर, और जो कनेक्टिविटी है, जो वहाँ की बिजनेस कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और वहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं
जो फुल वैल्यू चेन को कवर कर रही हैं, डिज़ाइन से लेकर टेस्टिंग तक, और सूटेबल ह्यूमन कैपिटल है। तो जब अमेरिका ने ये कोशिश करी कि अपना मतलब उसको ज़्यादा वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, लोअर लेबर कॉस्ट चाहिए, तो उसने अपने काम को ऑफशोर करना शुरू किया, अपने काम को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को। तो सिंगापुर ने वहाँ पर बाजी मार ली, क्योंकि सिंगापुर के पास सब कुछ था। ठीक है, सेमीकंडक्टर प्लांट जो है सिंगापुर में, वो 4 वेफर फैब्रिकेशन पार्क जो 374 एकड़ में फैले हुए हैं, वहाँ पर उनका क्लस्टर है, जहाँ पर सरकार जो है वो कस्टमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को। टैलेंट को डेवलप करने के लिए सिंगापुर की यूनिवर्सिटी जो है वो मेजर्स ऑफर करती है। मेजर्स का मतलब होता है जो मेजर आपके ये होती हैं थीसिस वगैरह, ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में और आईसी डिज़ाइन में वो प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन भी किया जाता है इन डॉक्टरल रिसर्च, मतलब जो पीएचडी वगैरह होती हैं उनमें सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन किया जाता है। तो इन चीज़ों से क्या हो रहा है कि मतलब वहाँ के जो लोग हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के या जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, वो भी इस फील्ड से जुड़ रहे हैं, उनको भी इसकी नॉलेज जो है वो हो रही है। सिंगापुर इज़ नाउ सीइंग द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल फोकस ऑन डी रिस्किंग एंड इम्प्रूविंग द सप्लाई चेन रेजिलियंस। ठीक है, अब सिंगापुर ये चीज़ देख रहा है कि जो ग्लोबल फोकस है, क्योंकि ग्लोबल फोकस किस बारे में है, क्योंकि जो अमेरिका और ये चाइना के बीच में जो राइवलरी बढ़ी है ना, हमने पीछे ये चीज़ें बहुत बार डिस्कस की हैं कि कैसे चाइना और अमेरिका के बीच में ये चिप्स को लेकर वॉर रहती है, चिप वॉर उसको कहा जाता है ना। तो चिप राइवलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए सिंगापुर को ये लग रहा है कि हम एक ऐसे हब के रूप में बन सकते हैं कि जहाँ से हम ये चीज़ें प्रोवाइड भी कर सकते हैं, और ये चाइना यूएस की राइवलरी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दुनिया इस चीज़ के ऊपर फोकस भी कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद आगे इसमें क्या लिखा है कि 2022 में ताइवान की जो यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन है, उसने ये अनाउंस किया कि $5 बिलियन जो है वो सिंगापुर में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए इन्वेस्ट किए करेंगे, और जो इस साल उसका ऑपरेशंस वहाँ पर शुरू हो जाएगा। सितंबर 2023 में ग्लोबल फाउंड्रीज ने 4 बिलियन का फैब्रिकेशन प्लांट इनॉग्रेट किया सिंगापुर में, जो कैपेबल है स्पेशलिटी चिप्स बनाने के लिए 18 नैनोमीटर नोड टेक्नोलॉजी की एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको लेकर। और जून 2024 में एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स और टीएसएमसी, ये जो ताइवान वाली कंपनी है, दैट इज़ बैक्ड वैनगार्ड इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कॉर्प, इसने अनाउंस किया है 7.8 बिलियन का जॉइंट वेंचर फॉर अ प्लांट, जो कि 40 से लेकर 130 नैनोमीटर की चिप्स बनाएगा फॉर द ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर एंड मोबाइल मार्केट सेगमेंट्स। और इसका प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 2027 में शुरू होगा। अब चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, तो इन द व्यू फ्रॉम न्यू दिल्ली, यानी कि अगर हम दिल्ली के हिसाब से समझें या इंडिया के हिसाब से समझें, तो सिंगापुर की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इज़ लिमिटेड टू मैच्योर नोड चिप्स, यानी कि वहाँ पर जो चिप्स बन रहे हैं वो 28 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा के साइज़ के बन रहे हैं। ठीक है, जो कि अप्लायंसेज में, कार्स में, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में लगते हैं। इट इज़ नॉट इक्विप्ड टू मेक हाई एंड लॉजिक चिप्स, जो कि एआई सेक्टर में यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि जो प्रोसेस नोड 7 नैनोमीटर या उससे छोटे चिप्स हैं वो वहाँ पर नहीं बन रहे। ठीक है, ये एक मतलब आप कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है भारत के लिए। इसके बाद आगे लिखा है कि एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज, अब जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सेमीकंडक्टर चिप्स आर सीकिंग टू डाइवर्सिफाई सम लो कॉस्ट एंड लेबर इंटेंसिव ऑपरेशंस आउट ऑफ सिंगापुर, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो वैसे वैसे सेमीकंडक्टर कंपनीज क्या चाहेंगी कि हम कुछ ऐसा काम जो लो कॉस्ट हो या जो लेबर इंटेंसिव हो, जिसमें ज़्यादा लेबर लग रही है, उस काम को हम सिंगापुर के बाहर डाइवर्सिफाई करें। जैसे कि एक सेमीकंडक्टर टेस्ट और असेंबली सर्विस प्रोवाइडर है, दैट इज़ यूटाक, इसने अपने कुछ मैनुअल और टेक्नोलॉजिकली डेटेड ऑपरेशंस को थाईलैंड में शिफ्ट कर दिया है। और साथ ही साथ सिंगापुर डज नॉट अपीयर कीन ऑन फॉलोइंग द पाथ ऑफ कंट्रीज हु आर ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये उस रास्ते पर भी नहीं जाना चाहता कि जहाँ पर सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव्स ऑफर किए जा रहे हैं, है ना। कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, दे वर्क ऑन बिल्डिंग डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर सेक्टर्स
द इंडस्ट्री इन सिंगापुर में कम अंडर प्रेशर स्पेशली विद द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड लेबर इन द कंट्री। ठीक है, अब क्योंकि हो सकता है कि जैसे कुछ देश जैसे कि इंडिया जो अपने डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर सेक्टर बनाना चाहता है, तो इसकी वजह से सिंगापुर की इंडस्ट्री को जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और साथ ही साथ क्योंकि वहाँ की जो आबादी है वो भी बहुत कम है, जगह भी वहाँ पर बहुत कम है, तो लैंड और लेबर जो है वो भी कम है। तो नई दिल्ली के हिसाब से ये एक स्कोप है कि सिंगापुर के साथ कोलैबोरेशन किया जाए टैलेंट डेवलपमेंट में और नॉलेज शेयरिंग में अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मैनेजिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क्स, कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क्स को मैनेज किया जाता है, जिसको कहते हैं वेफर फैब पार्क्स इन सिंगापुर। क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाना एक बहुत ही प्रिसीशन का काम है, ठीक है, क्योंकि नैनोमीटर्स के लेवल पर वहाँ पर काम होता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर बड़ी मतलब मशीनें तो सोफिस्टिकेटेड होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि काम रफली तरीके से हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने स्टील प्लांट्स देखे होंगे या इस तरीके के जो भी और बाकी टेक्सटाइल पार्क्स देखे होंगे, तो वैसा काम यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रिसीशन चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हाइजीन चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है चिप्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि बहुत माइक्रो लेवल पर काम होता है। इसके बाद आगे लिखा है कि इंडियाज़ अबंडेंट लैंड, क्योंकि भारत में ज़मीन की कोई कमी तो है नहीं और लेबर कॉस्ट भी कंपटीटिव मिल जाएगी, यहाँ पर लेबर की भी कोई कमी नहीं है। तो ये चीज़ जो सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनीज़ हैं उनको एनकरेज करनी चाहिए टू लुक एट द कंट्री फॉर देयर एक्सपेंशन प्लान्स, कि इन चीज़ों से सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनीज जो है वो एनकरेज होनी चाहिए कि वो भारत की तरफ देखें। अगर वो अपने एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो भारत की तरफ देखें। एंड देयर इज़ ऑल्सो स्कोप फॉर इंडिया टू एंगेज एंड कोलैबोरेट विद सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटीरियल मैन्युफैक्चरर्स इन सिंगापुर टू डेवलप इट्स ओन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। और भारत के पास भी इस चीज़ का स्कोप है कि वो जो सिंगापुर के सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ मिल के, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करें, ताकि भारत आने वाले समय में अपना खुद का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बना सके। ठीक है, समझ गए आप बात? सेमीकंडक्टर को लेकर यहाँ पर क्या कहानी है सिंगापुर के साथ? ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये बेसिकली आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ले सकते हैं, साइंस एंड टेक में भी लिया जा सकता है वैसे। ठीक है, चलिए, जीएस पेपर 3-2 किसी में भी जा सकता है। चलो, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं। और आप में से जो भी लोग आईना सीरीज़ के हमारी मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एट लेस देन ₹2 पर डे में आप ले सकते हैं 59 रुपीज़ में। और बाकी जो 16 महीने की लेना चाहते हैं उनके पास ये ऑप्शन है 680 रुपीज़ का। 12 महीने की पीडीएफ 510 रुपये में मिल रही है। 8 महीने की पीडीएफ आपको मिल रही है 345 रुपये में और 4 महीने की 175 रुपये में। ठीक है, एट और मंथली तो मैंने आपको बता ही दिया, एट लेस देन ₹2 पर डे। ठीक है, एट लेस देन ₹2 पर डे यानी कि 59 रुपीज़ में आपको मिल रही है। तो आप इनमें से जिसमें भी एनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और आपने किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में अगर एनरोल किया हुआ है तो आप वहाँ से वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जिन लोगों का पुराना ऐप है, मतलब जिन्होंने पहले से ऐप इंस्टॉल किया हुआ है और कुछ लोगों को ऐसे क्वेरीज आ रही हैं कि उनके पास इस तरीके के डाउनलोड वीडियो के ऑप्शंस नहीं आते हैं, तो उनसे मेरी एक बार ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा से प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन, तो आपके उसमें ये आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये डाउनलोड वीडियोज़ का ऑप्शन जो है वो सभी वीडियो कोर्सेज़ में अवेलेबल है। तो आपने कोई भी वीडियो कोर्स अगर एनरोल किया हुआ है और आपके उसमें अगर ये डाउनलोड वीडियो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी कुछ क्वेरीज हमारे सामने आई कि कुछ लोगों के उसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। और बाकी आप हमारे आईना सीरीज़ के जो फुल कोर्सेज़ हैं मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ्स के, इनमें से अगर आप किसी में एनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके कोर्सेज़ लास्ट ईयर के भी अवेलेबल हैं। और 12 महीने की जो कंपाइलेशन PDF नोट्स हैं जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक की, ये भी हम आपको दे रहे हैं ओनली एट 499 रुपीज़। सिर्फ इंग्लिश में ये PDFs रहेंगी। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे नोट्स और कोर्सेज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। अगर कहीं किसी का लिंक आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और बाकी हमारा जो
सी सेट का कोर्स है लाइव कोर्स, ये 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 20 सितंबर तक इसमें एनरोलमेंट चलेगा। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड हैं वो इसमें ज़रूर एनरोल कर सकते हैं, ओनली एट 999। और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप इसकी अदर डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ एनरोल भी कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपको अगर मदद मिल रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से ज़रूर करें, सो दैट कि हमारी भी थोड़ा बहुत हेल्प होती रहेगी और ये सेशंस हम लोग इसी तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक यूट्यूब पर कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन किया जा सकता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।